बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान को वैक्सीन मिल गई है और उसका आगाज़ भी हो गया है वैक्सीनेशन का। ये बहुत अच्छी खबर है और पहले मरहले में चंद कुछ लाख लोगों के जो कि हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं उनसे इसका आगाज़ किया जाएगा और फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो है वो वैक्सीन फ्राहम की जाएगी। तमाम सूबों के अंदर ये वैक्सीन तकसीम की जाएगी और एक यूनिटी के साथ ये मैसेज किया है जिसका कि आगाज़ इस प्रोग्राम का कल हुआ था। अच्छी बात है और अच्छी बातों को हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए। दूसरी तरफ आज जो कौमी असम्बली का इजलास था वो बड़ा अहम था क्योंकि सेनेट इंतखाबात अभी सर पे आ रहे हैं। आइंदा चंद दिनों में उसका स्केड्यूल भी उसका अनाउंस हो जाएगा और आज 26वीं आईनी तरमीम जो है उसका कौमी असम्बली के अंदर उसको बिल को पेश कर दिया गया। उस बिल के जो मंदरजात हैं जो अभी तक पहुंचे हैं उसके अंदर जो अहम बात है वो ये है कि ओपन बैलेट के जरिए से ये इंतखाब होना चाहिए और दूसरी अहम बात इसके अंदर ये है कि दोहरी शहरियत के लोग जो है वो इंतखाब लड़ सकते हैं और जीतने के बाद वो अपनी दोहरी शहरियत उनको छोड़नी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर बहस है। वहां पे ये फैसला होगा कि आया ओपन बैलेट के अंदर कोर्ट जो है जिससे वफाकी हुकूमत ने राब्ता किया वो क्या फैसला करती है वो क्या नहीं करती है। ये अपनी जगह पे है और साथ ही 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पेश कर दी है। और उससे ज्यादा अहम बात यह है कि अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो इसके ऊपर अभी उनको एतमाद में नहीं लिया गया। तो किस तरह से सेनेट के अंदर अक्सरियत नहीं है हुकूमत की, कैसे पास करेंगे इस बिल को, जबकि आज काफी ज्यादा इसके ऊपर लेदे भी हुई और एहसन इकबाल साहब ने काफी इंपॉर्टेंट बातें की हैं इसके ऊपर। उन्होंने ये कहा है कि क्यों ना इंतखाबी इस्लाहात की जो कमेटी है वो तश्कील दी जाए। क्या कहा है एहसन इकबाल साहब ने, जरा सुन लीजिए। जबकि आपके अपने दोस्तों को आपके अरकान असेंबली वोट देने के लिए तैयार नहीं है और आप इनकी गर्दन के ऊपर ओपन वोट डाल के फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को सेनेट में लाना चाहते हैं, ये किसी के लिए नहीं है। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के लिए है और हम पाकिस्तान के आइन को फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म करना है तो आप पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते जैसे हमने बनाई थी, तमाम ऑपोजिशन की जमातों को उसमें शामिल करते और एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज की तजवीज पेश करें। हम सब चाहते हैं कि 2018 का रीप्ले ना हो। अच्छी बात और गौरतलब बात यह है कि एहसन इकबाल साहब चाहते हैं कि इसके ऊपर बातचीत हो, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन ये कहती है कि हम इस हुकूमत को गिराएंगे और पार्लियामान को नहीं चलने देंगे क्योंकि पार्लियामान को नहीं चलाया जा रहा। तो ये एक अहम सवाल है जो उनकी तरफ से तजवीज़ आई है, क्या हुकूमत इस पे अमल दरामद करेगी और इस तजवीज़ को इन मानों में लिया जा सकता है कि आईनी इस्लाहाती जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उसके लिए अपोजिशन पार्लियामान को चलाना चाहती है और यही उनके एजेंडे में भी शामिल है। इसके साथ साथ अगर आगे बढ़े तो पीडीएम का कल बहुत अहम इजलास है जिसके अंदर मुख्तलिफ पार्टियां सारी पार्टियां सर जोड़ेंगी। इसके अंदर तहरीक अदम एतमाद के ऊपर भी बात होगी और पीपल्स पार्टी के सर ये सहरा जाएगा अगर वो कन्विंस कर लें कि तहरीक अदम एतमाद पंजाब स्पीकर साहब के खिलाफ और कौमी असम्बली में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पेश की जानी है। क्या उसके अंदर उनको कामयाबी होगी? नंबर्स गेम है, नंबर उनके पास है या नहीं, इसके ऊपर बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और इस्तीफों का ऑप्शन भी एक मरतबा फिर जेर गौर आ सकता है। कल मौलाना से हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स उनकी नरम कही जा रही थी वो नरम नहीं है, उनके लहजा उनका नहीं बदला और उन्होंने बहुत अहम बात कल ये की है कि तहरीके अदम एतमाद जो है वो एक कमजोर ऑप्शन है। क्या कहा है मौलाना ने, क्विकली जरा वो भी देख लीजिए। इन हाउस का पहलू मेरे नजदीक कमजोर है, लेकिन देखें अभी हम इस पर गौर करेंगे। एक पार्टी ने एक बात की है, दूसरी तरफ मरियम कहती है कि इस्तीफों के ऊपर बात होनी चाहिए दोबारा से। हालांकि ये ऑप्शन कहा जा रहा था कि तहरीक अदम एतमाद से पहले तकरीबन खत्म हो गया है, सेनेट इंतखाबात के लिए तैयारी हो रही थी। मरियम ने क्या कहा है इस्तीफों के बारे में, जरा देखिएगा। मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और जरूर देने चाहिए। कल एक बड़ा महाज जो है वो पीडीएम का भी होगा। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे और चलते चलते ये भी बता दें कि आसिफ जरदारी साहब की मुस्तकिल जमानत भी मंजूर कर ली गई है। जो जाली बैंक अकाउंट्स केस था उसके हवाले से हमारे साथ बहुत ही अहम आज मेहमान शामिल हैं प्रोग्राम के अंदर। जनाब मौला बख्श चांडियो साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तवील अरसे के बाद आ रहे हैं, बीमारी के बाद आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ जनाब सेंटर वलीद इकबाल साहब, अगेन एक बड़ा नाम है और पाकिस्तान मुस्लिम
लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं, कानूनदान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरे का। फिर मैं कह रही हूँ स्माइली फेस है आपका, बहुत शुक्रिया। और जनाब शुक्रिया जी। सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ लाहौर से हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर हैं, और इनसे भी बात करेंगे। माशाल्लाह जाना माना चेहरा है ये भी। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक साहब आपकी भी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले मुसद्दिक साहब के पास जाते हैं। मुसद्दिक साहब, ये सेनेट के अंदर जो एक कौमी असम्बली के अंदर आज तरमीमी बिल पेश किया है 26वीं आईनी तरमीम का, इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहती है कि आप आईनी कमेटी बना दें, इसके ऊपर इस्लाहाती कमेटी बना दें। एक तो क्या ये इसको अच्छी खबर के तौर पे लिया जाए हुकूमत के लिए, और दूसरी तरफ आपको लगता है कि ये बिल जो है ये मंजूर हो पाएगा, ये तरमीम मंजूर हो पाएगी? देखिए, पहली बात तो ये कि जिस शक्ल में ये पेश किया गया है मेरे ख्याल में वो नाकाबिल है, और इसका तरीकाकार वही है जो एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि अगर तो वाकई कोई आपको तरमीम चाहिए, कोई आपने बुलडोज नहीं करना सेनेट के चेयरमैन की इलेक्शन की तरह, लोगों को नैब का से डरा वरा के या उनके कारोबार बंद करके आपने वोट नहीं डलवाना, फिर तो वाहिद तरीका यही है कि एक तहम्मुल के साथ, मतानत के साथ आप एक पार्लिमानी कमेटी बनाएं जो मुसब्बदा हुकूमत ने रखा है, वो ज़ेरे गौर आए, उसमें तमाम पार्टीज प्रेजेंट होती हैं, और उसके जरिए जो एक बड़ा सोचा समझा मंसूबा सामने लाया जाए, उसको पेश किया जाए पार्लिमान में वोट के लिए। यही पार्लिमान का तरीकाकार है। दूसरी जो अहम चीज है वो ये है कि देखिए, हम नहीं समझते कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो सियाहत है। यानी अजीब सी बात है, कभी सुनने में नहीं आई है कि आप आ जाइए, आप इलेक्शन लड़िए, जीत गए तो शहरियत छोड़ दीजिएगा दूसरी, और अगर हार गए तो शाम को बैग उठाइएगा और वापस चले जाइएगा। अब सवाल ये पैदा होता है वो कौन लोग हैं जो इलेक्शन के वक्त दोहरी शहरियत के हामिल थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने उन लोगों को, जिनका अंदिया भी दिया है एहसन इकबाल साहब ने कि जिस वक्त उन्होंने कागजात जमा करवाए वो दोहरी शहरियत के हामिल थे। यानी एक तरफ तो आपने सादिया अब्बासी साहिबा को 4 महीने 5 महीने में आपने उनको निकाल दिया, उनको कहा कि ये नहीं हो सकती सेनेट की मेंबर, आपने हारून साहब को निकाल दिया। मगर दूसरी तरफ ये 3 साल के बाद अब आप लेकर आ रहे हैं एक मंसूबा कि अगर जब इलेक्शन हो उस वक्त अगर आप दोहरी शहरियत के हामिल भी हों तो कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ। ये बड़ी अजीब सी बात है। हमारे जो गैर मुल्की पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, उनकी बड़ी बड़ी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान के लिए। अगर आप हकीकत में ये समझते हैं कि उनको इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए तो आए वो इलेक्शन लड़ें, आप वो मुसब्बदा लाएं। ये मुसब्बदा क्या है कि भाई अगर जीत गए तो छोड़ देना, नाच जीते तो। लेकिन ओपन बैलेट पे तो आपको इतराज नहीं है ना? ओपन बैलेट तो होना चाहिए, तो फिर क्यों मैं समझाता हूं आपको। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ये जो ओपन बैलेट वाली बात है ये आर्टिकल 266 में लिखी पड़ी है। उसके अंदर कहा गया है कि जो पाकिस्तान में आईनी इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। ये आइन है। अच्छा, सीक्रेट कौन से हैं जो पाकिस्तान के आईनी इलेक्शन है? 3 है, एक नेशनल असेंबली का, एक प्रोविंशियल असेंबली का और एक सेनेट का। अब उसमें एक्सेप्शंस हैं, 2 एक्सेप्शंस हैं। वो क्या एक्सेप्शंस हैं? वो हैं कि हाँ, वो इलेक्शंस जो हाउस के अंदर होते हैं, मसलन चुनाव वजीर आजम का या चुनाव वजीर आला का, ये सीक्रेट बैलेट के जरिए नहीं होंगे। अगर तो ये तरमीम ऐसी लाते कि भाई सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए नहीं होगा क्योंकि वो हाउस के अंदर होता है, तो बात समझ आती थी। हाँ। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि सेनेट का इलेक्शन भी सीक्रेट बैलेट के जरिए नहीं होना चाहिए, तो ये भी ज़ेरे गौर लाई जा सकती है। लेकिन फिर जो लोगों को सोचना होगा वो ये है कि नेशनल असेंबली का इलेक्शन जो कि एक आईनी इलेक्शन है और वहां पे भी आपको पता है लोगों के वोट खरीदे जाते हैं और बहुत बड़ा एलिगेशन है कि लोगों को लाया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं और वोट दिलवाया जाता है। तो फिर इसमें क्या हर्ज है कि वो इलेक्शन भी जब आप बूथ के अंदर जाएं तो आप अपना एक तरफ अपनी शक्ल हो, एक तरफ आईडी कार्ड हो, दूसरी तरफ जो आपने वोट रजिस्टर करें, वोट दिखाएं भी। अच्छा, नहीं, वहां पे तस्वीर उतरवाएं जी। आप बूथ के अंदर तस्वीर उतरवाएं ताकि वैसे आपको याद होगा सेनेट इलेक्शन एक ऐसा भी था जिसमें के तस्वीरें बाकायदा उन्होंने अपने वोट की जो थी ना वो दिखाई भी कि किसको वोट डाल रहे हैं। मैं तो पिछले से पिछला जो सेनेट इलेक्शन था उसकी अगर मुझे कुछ हाँ। देखिए, लेकिन आसमा, मैं एक अहम बात कर रहा हूं। मैंने तो एक तरह से ये मौकरी के तौर पे आपके सामने पेश किया है। ठीक बात। इसमें हर्ज क्या है फिर कि आप सिर्फ अपना वोट ना दिखाएं, आप अपनी शक्ल, अपना आईडी कार्ड और वोट दिखाएं, तस्वीर उतरे,
लेकिन आपको हुकूमत की नीयत के ऊपर असल में बात जो है, ठीक चांडियो साहब, असल में जो मुसद्दिक साहब, अलावा पार्लियामेंट जो बिल है उसकी शक्ल भी तो देखें ना। मैंने अभी आपको सियाहत वाली बात बताई और आपको ये बताया कि इस बात पे बहस होनी चाहिए किसी कमेटी में कि भाई नेशनल और प्रोविंशियल के क्यों नहीं होने चाहिए। ठीक बात है। तो आप हुकूमत की नीयत पे भी शक कर रहे हैं। वो आप ये कह रहे हैं कि जब इलेक्शन का वक्त आया है चांडियो साहब, तो उस वक्त आप ये कह रहे हैं कि ये तरमीम आप लेके आ गए ताकि वोट ना खरीदे जाएं, क्योंकि पिछले इलेक्शन के अंदर 20 पीटीआई के अरकान असेंबली ने जो है वो वोट दिया था हुकूमत के खिलाफ और आपका सेनेटर वहां से मुंतखब हुआ। पहली बात तो ये है कि जो आपने पहला सवाल पूछा, नियत का, बखुदा मुझे तो एतबार नहीं है। अच्छा, बाकी मामला तो बात के, इन्होंने एक बात भी कौम के साथ सच्ची नहीं की, इन्होंने एक बात भी ठीक नहीं की, इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। जो भी चीजें की वो अपने लिए की है, कानूनी फिर वो जो की जाती जादूगरी वो लफ्ज मुझे नहीं आ रहा था, वो सारे अपने लिए करते हैं। लेकिन वक्त गुजर रहा है, लोग देख रहे हैं, कौम देख रही है। अभी ये जो करना चाहते हैं ये भी वही है, अपने पहरेदारी में अपने दोस्त लाना चाहते हैं ताकि कोई फिर नए सिरे से। लेकिन रूह तो अच्छी है ना चांडियो साहब कि अगर वोट पीटीआई का है और वो दे पीपल्स पार्टी को, तो ये तो गलत बात है। और खरीदो फरोख्त के बाद मैं ये इस बात को मानता हूं और मैं चाहता हूं कि जिस भी सूरत में इंतखाबात के साथ मजाक हो वो बंद होनी चाहिए। ये मैं इसका कायल हूं, जमहूरी कारकुन हूं। लेकिन मौका क्या है, इस मौके पे क्यों? अब देखिए इन्होंने फंड्स का ऐलान किया है, कोई 55 या 50 करोड़ देंगे। अभी क्यों? अभी क्यों? पहले क्यों 50 करोड़ अभी जिसपे आज जस्टिस काजी फायजी साहब नोटिस भी ले लिया। अभी क्यों? पहले क्यों नहीं? सेनेट के आपने रोक दिए हैं, अभी जब आपका मामला आया है अभी फिर कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? सारे मामला इनके बदनीयती के ना। इन्होंने कहा भाई हम प्रोटोकॉल नहीं करेंगे, रोका पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों का प्रोटोकॉल। अभी अपने एमएलए को भी प्रोटोकॉल दिया है। गजब है, प्रोटोकॉल की शक्ल तो देखे, आप जाए रास्ता नहीं मिलता आपको। तो इनकी नीयत पे तो शक है ही है। इन्होंने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया। अच्छा, वैसे चांस जो आप बात करते हैं ना 50-50 करोड़ की, आज जस्टिस काजी फायजी साहब ने उस पर नोटिस भी लिया है। मैं क्विकली आपको सुनाना चाहती हूँ इससे पहले कि मैं सेंटर साहब के पास जाऊं, वलीद इकबाल साहब के पास, कि इमरान खान साहब खुद इसके बहुत मुखालिफ थे और वो क्या कहते रहे जरा सुनिएगा। क्या ये शाहिद खाकान अब्बासी ने डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे नून लीग के एमएनएस को दे रहा है? ये इधर से करप्शन शुरू होती है। कौन सी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर एमएनएस और एमपीएस को डेवलपमेंट फंड मिलते हैं? वो तो बल्दियात का काम होता है। सो ये आप वो कह रहे हैं कि ये तो शाहिद खाकान अब्बासी ने क्यों दिए थे? मैं कह रहा हूँ एक लिस्ट बताते अभी आपको, वो सारे बयान करें, सारी अपनी ही बातों की नफी खुद की है। अपनी बातों की खुद। ये ऐवान पे लानत भेजते रहे, डी चौक पे बैठे गालियां देते रहे, कोई नहीं जाए, खुद ही मारे मारे फिर रहे थे फिर ऐवान के। और भी दूसरी बहुत सारी बातें हैं। इन्होंने अपनी बातों की, अपने फिक्र और फलसफे की खुद नफी की है। और हमें कुछ नहीं है, हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। हाँ, कोई है, कोई जादू है, कोई लकड़ छड़ी है, कोई पावर है। चलो जितना वक्त काटते हैं देखेंगे, लेकिन जब ये काया पलट होगी ना आप खुद हैरान हो जाए। अच्छा, वो एक दफा मरियम साहिबा ने भी कहा था कि सफा उलट सकता है, तो वो सफा जो है, अच्छा उस पे मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि अब पीडीएम कोशिश कर रही है उसकी सफा उलटने की। भी अपने एजा गवाही देंगे। अच्छा, अपने एजा गवाही देंगे जब वो कयामत का वक्त आएगा, तो आप देखेंगे ना कैसे कैसे लोग आकर बयान देंगे। हम तो ये मनाजिर देखे हैं। सेनेटर साहब, क्यों आखिर ये प्राइम मिनिस्टर वाकई 50-50 करोड़ रुपए जो है वो अपने हल्का अहबाब या अपने हल्का इंतखाब को कह रहे हैं कि चूंकि सेनेट इलेक्शन आ रहा है लिहाजा आप टिके रहे यहीं पे? नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको बेहतर समझने की जरूरत है जो सेनेट का इलेक्शन है। और बल्कि अगर सवाल सबसे पहले ये, और चांडियो साहब मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो मैंने फिर नोट भी किए, कह रहे हैं कि अपने फिक्र और फलसफे की नफी कर रहे हैं। तो देखें ना जी, ये एक मामला, अगर सवाल तो भी आ रहा है कि आईनी तरमीम हो या सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे, इसमें ओपन बैलेट होना है या सीगाए राज में रहना है कि वो सीक्रेट बैलेट होना है। तो इसमें कम अज कम और जितने मर्जी हमें ताने दें और वो सही हो या ना हो, मैं उस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन ये तो ना हमारे फिक्र और फलसफे की नफी है। हम तो पहले दिन से इस पे खड़े हैं और 2018 के तजर्बे के बाद तो खासकर हमारे मैनिफेस्टो में भी ये है। और दूसरा ये इनके फिक्र और फलसफे की भी तायीद है, इनके भी और मुसद्दिक साहब की पार्टी के भी,
کیا کہ ان کے چارٹر آف ڈیموکریسی COD جسے کہا جاتا ہے شک نمبر 23 میں انہوں نے بھی کہا کہ یہ بدعنوانی کا، یہ کرپٹ پریکٹسز کا، یہ ہارس ٹریڈنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے سینٹ کا الیکشن. اس حوالے سے میں مصدق صاحب کی بھی بات کو، لیکن وہ آپ کی نیت پہ شک کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حکومت کی نیت نہیں ہے اس میں نیت کا نیت دیکھیں جی، اس میں اس سے زیادہ نیک نیتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت آپ اب امتحان آیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیک نیتی ان کی جو ہے اس پہ سوال اٹھتے ہیں. کہتے ہیں نا علامہ اقبال کا مصرع ہے، وہ نادا گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. اب وقت آیا ہے کہ ان کے اپنے وعدے جو انہوں نے ایک دوسرے سے کیے ہوئے ہیں، عوام سے کیے ہوئے ہیں، ہم نے تو کیا ہی. ویسے بھی میں نے پوچھنا آپ سے کہ پنجاب حکومت نے علامہ اقبال کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا، لیکن اس کے بعد میں آؤں گی. اچھا، اس کی بھی بات تو اس کے بعد نیت کی بات ہے. دیکھیے 20 اراکین آپ کے جو تھے وہ پچھلی دفعہ آپ نے خود سسپینڈ جی سسپینڈ نکال دیا پارٹی سے نکال. اور بائی دا وے عمران خان صاحب نے بتایا کیا کہا، اور یہ پارٹی میٹنگز میں کہتے رہتے تھے. اور یہ میں ان کی اس بات سے بھی اگری کرتا ہوں کہ جی جو ہماری پارٹی کے اندر بھی، عام طور پہ میں پارٹی کے اندرونی معاملے نہیں ڈسکس کرتا میڈیا پہ، لیکن ایک وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ کوئی ورکر کلیم کرتا ہے کہ جی میں نظریاتی ہوں، یہ کوئی نیا آ گیا پارٹی میں، اس کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں، نظریات یہ نظریات وہ. عمران خان صاحب نے کہا مجھے آپ پتہ لگا یہ نظریہ کیا ہوتا ہے. یہ سارے نظریاتی اپنے آپ کو کہتے تھے، یہ دیکھ لو، اور یہ اتنے دیر سے، لیکن آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے نکال دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ بھی کیا کہ یہ اس کو روکنے کے لیے نہیں پتہ چلتا بھی ہے. اور دیکھیں اب یہ جو کہہ رہے ہیں سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں ایک اور بات اس وقت ان کو پتہ چل گیا ہوا. ویسے سینٹر صاحب ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو نہیں پتا اور PMLN کو نہیں پتا کہ چیئرمین سینٹ کے عدم اعتماد میں کس نے کس کو ووٹ دیا جی، اور کیوں دیا، کس نے دلوایا، یہ منظر عام پہ نہیں لے کے آئے. سب کو پتا ہے انکوائری تو انہوں نے کرنی تھی. بہرحال میں صرف یہ انکوائری کمیٹیاں بھی بنی تھی. ویسے مصدق صاحب سے پوچھوں گی میں ایک جو اہم بات مصدق صاحب نے کی، وہ جو کہ اس معاملے میں جو کہ لاگو نہیں ہوتی. بات ساری سینٹ کے الیکشن کی بات ساری یہ ہے کہ سینٹ میں جو الیکٹورل کالج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صوبائی اسمبلیاں. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک تو سینٹ کے جو بیشتر حصہ، بلکہ 80% 90% سینٹ جو ہے اس کا تعلق تو صوبائی MPs کے ووٹوں سے ہے. تو اس کا MNAs کو اگر کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ دے دیا تو اس کا اس سے تو کیا تعلق ہے؟ نہیں، MPs کو بھی دے رہے ہیں، MPs کو بھی دے رہے ہیں. جب دیا جائے گا تو پھر دیکھیں گے نا، یہ بھی ممکن ویسے تو نہیں دیا جائے گا پھر وہ بات اٹھے گی. بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں ایک بڑا، اور یہ اسی لیے انہوں نے بھی شک نمبر 23 جو ہے COD کی، اس میں یہ لکھا تھا کیوں جتنا چھوٹا الیکٹورل کالج ہوتا ہے اتنی ہی خرید و فروخت آسان بھی ہوتی ہے. اور پنجاب میں جہاں 370 کے ایوان ہے وہاں ظاہر ہے اتنے زیادہ MPs ہیں. اس کے برعکس بلوچستان میں کتنے کا ایوان ہے؟ 40 کا ہے یا ایسا کوئی تعداد ہے. تو ادھر دیکھیں کدھر اس سے 10 گنا وہ چھوٹا سمجھ لیں آپ ایک طرح کا. تو جتنا کم الیکٹورل کالج ہوتا ہے اتنی زیادہ سودے بازی کا. اور سب دیکھیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا، زیادہ سودے بازی بلوچستان اور KP کیونکہ چھوٹے الیکٹورل کالجز ہیں نا، چھوٹے. ایک ووٹ کی قیمت زیادہ ہوتی، قیمت سے مطلب ہے آپ زرداری صاحب پھر ایکٹیو ہو گئے اس پہ. ایک MPA کی جو کیپیسٹی ہے سینٹ کے اندر، وہ جتنا چھوٹا الیکٹورل کالج ہو اتنی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی جو کہ وہ جنرل الیکشن ہے اس میں یہ چیز لاگو نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو عوام کے ساتھ ہی ایک الیکشن ہے. لیکن ایک آخری بات کہ جی اس وقت مارکیٹیں لگ چکی ہیں، سب کو پتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میڈیا کو پتا ہے کہ خرید و فروخت ہو رئی ہے، پارٹیوں کو پتا ہے، MPs کو پتا ہے، ریٹ کا بھی پتا ہے. اچھا ریٹ کا بھی پتا ہے. تو روکیں اس کو نا، آپ آواز بلند کریں، آپ اس آئینی ترمیم کے حق میں کھڑی ہوں محترمہ. آپ کی آواز، آپ کے ناظرین کی آواز یہ پریشر ڈالے گی. اور یہ اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے. مکر رہے ہیں، بالکل مکر رہے ہیں، ہم تو کھڑے ہوئے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں ضمیر کی آواز بھی ہو سکتی ہے، جیسے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہوئی تھی. چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ضمیر کی آواز تھی. چیئرمین سینٹ کا الیکشن تو اچھا، وہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ایک آئینی الیکشن تصور ہوتا ہے اور وہ سیکرٹ بیلٹ کے نیچے وہ اس میں ضمیر کی آواز نہیں آ گئی، ٹھیک تھی. یہ ضمیر کی آواز نہیں ہو سکتی کہ میں کہتی ہوں میں نے سینٹر ولید اقبال کو ووٹ نہیں دینا اور نہیں دینا میں نے.
नहीं, आप एक MNA और MPA हैं, हाँ। जो कि उसी पार्टी के वोट टिकट पे इलेक्ट होके आए हैं, जिसकी पार्टी का मैं उम्मीदवार हूं, और आपने कहते हैं नहीं देना। हाँ। मैं तो समझता हूं कि इससे भी बेहतर तरीका, वैसे मैं आपको वाजे करूं, हाँ। ये इस पे नहीं हम इस वक्त इस ट्रैक पे गए, ठीक। लेकिन मैं तो समझता हूं सेनेट का इलेक्शन ऑटोमेटिक होना चाहिए, हाँ। जिस तरह रिजर्व सीट्स पे होता है ठीक कि बात। जितना एक पार्टी का तनासब है, ये बहुत जितना अच्छी एक पार्टी का तजवीज़ है। तनासब है उतनी ऑटोमेटिकली ये बहुत अच्छी तजवीज है, और मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक कम से कम इसी इंसदाद करेगी इसी हॉर्स ट्रेडिंग का, ठीक बात इसी है। बेईमानी, मैं- इसी करप्ट प्रैक्टिसेस का, सेंटर साहब, जिसका वादा इन्होंने किया हुआ है पूरा नहीं कर रहे। अच्छा कमाल हो गया जी। आज चांडियो साहब थोड़े से ना अभी थोड़ा थोड़ा गेयर अप हो रहे हैं, इनका बदल लेता हूं। क्या कमाल की बात की आपने, है ना। कमाल है। तो मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, लेकिन ब्रेक के बाद हम जरूर PDM जो सोच रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये सेनेट इलेक्शन जो है ना, ये हल्के ना ले, ये बड़े जबरदस्त इलेक्शन होने वाले हैं इस दफा, और तहरीक इंसाफ के अंदर भी खलबली सी है इसके ऊपर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, और मुसद्दिक साहब से पूछेंगे पिछली इंक्वायरी कमेटी का क्या हुआ जिसमें अदम एतमाद में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, यानी अपने कैंडिडेट के खिलाफ वोट डाले थे। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो चेयरमैन सेनेट के ऊपर जमीर की आवाज थी उनके अदम एतमाद के ऊपर, उसके ऊपर भी कमेटी एक बननी थी, फिर एक होल कमेटी भी बनी थी जिसने की सिफारिशात देनी थी सेनेट इलेक्शन के हवाले से। तो वलीद इकबाल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपका तो मतमा नजर था कि ओपन बैलेट हो, फिर आप लोग क्यों इसकी तायद नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, मैंने तो आपको पहले बात तो ये कि किसी ने अभी तक इससे इख्तलाफ नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत करना क्या चाह रही है। यानी एक तरफ आप पार्लियामान में एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं आईनी, दूसरी तरफ आप अदालत में गए हुए हैं, आपने मामले को सबजुडिस कर दिया है। आप सबजुडिस मैटर को, यानी जो अदालत के नीचे चल रहा हो मामला, उसको आप पार्लियामान में लेकर आए हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि अगर एक फैसला पार्लियामान करे और कुछ मुख्तलिफ फैसला अगर अदालत करती है तो फिर किस फैसले को माना जाए? तो बड़ी अजीबोगरीब तरीकाकार है। यानी एक आइन में तरमीम करने का कोई हक नहीं है किसी को। आपने वो हक अदालत में ले गए और आपने कहा कि आप इस पे तबसरा फरमाइए। अब अदालत तबसरा कर रही है, वो उसको इंटरप्रेट कर रही है, और उसी असना में अभी वो फैसला नहीं हुआ तो आप उठा के उसको पार्लियामान में ले आए। तो आप क्या कर रहे हैं? ये कोई मजाक है कि यहां से हो गया तो यहां से हो गया, वरना वहां से तो हो ही जाएगा, और अगर दोनों जगह से ना हुआ तो धमाल डाल देंगे। ये इस तरह थोड़ी भाई चलता है कारोबार मुमलिकत का। तो पहली बात तो ये। दूसरा, एक तरीका कार है, आपको आज से नहीं कब से पता है, जब से पिछले इलेक्शन हुए हैं तब से आपको पता है कि सेनेट के इलेक्शन की क्या तारीख है। आप एक बिल की शक्ल में इसको ले आए मुनासिब वक्त पे, और हम उस पे बाकायदा अपनी कमेटियां बना के तमाम पार्टीज उसमें शिरकत करके अपना अपना नुक्ता नजर। टाइमिंग पे भी आपको एतराज है कि ये वक्त नहीं था, इस पे कंसेंसस नहीं हो पाएगा हाउस में। सुनिए, अगर इस पे हमें नहीं, कंसेंसस को छोड़िए, हाँ। ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना, इस पे कम से कम गुफ्तगू तो होनी चाहिए ना। हमने कब कहा है कि गुफ्तगू ना करें, लेकिन आप इलेक्शन से 23 दिन पहले या 20 दिन पहले एक चीज उठा के सामने ले आए कि लाइए जी ये कीजिए, तो फिर ये कैसे ऐसे अच्छा, ये आपकी बात पहुंच गई, मगर चांडियो साहब अभी एक और अभी एक तीसरी भी बात है। उसके साथ आपने नथी क्या किया है? अगर आपको गर्ज सिर्फ शफाफ इलेक्शन से थी तो आप आते ना और आप कहते इस पे बात करें ताकि जल्दी इसको निपटाया जाए। साथ आपने अपने चंद लोग जिनका सबको पता है वो कौन है, किसके पास दोहरी शहरियत थी जिस दिन इलेक्शन के कागजात जमा हुए थे, आपने साथ में वो नथी कर दिया। आपका इशारा किसकी तरफ है? बेवकूफ समझ नहीं, मैं नाम वाम मुनासिब नहीं है, आप जिसका मर्जी नाम लीजिए। हाँ। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप लोगों के क्या आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, आप उनको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आप समझते हैं किसी को नहीं पता कि इसका क्या मतलब है जो आप लिख रखा है। ओके, अगर मैंने आप पहले कहा, बिल्कुल आप सेंटर साहब आपकी बात दुरुस्त है कि टाइमिंग और इसके ऊपर इत्तेफाक राय, क्योंकि इससे पहले जितनी भी तरमीम आई है, मैं वलीद इकबाल साहब के से करके फिर मैं पॉलिटिकल पे आप पे आती हूँ। को एनआरओ देना चाह रहे हैं चंद लोगों को जिनका सबको पता है। आप क्यों एनआरओ देना चाह रहे हैं भाई? एनआरओ सेंटर साहब, एक ब्रेक में एक सवाल भी आया, बिल्कुल, एक तो एनआरओ का जवाब दीजिएगा कि एनआरओ चंद लोगों के लिए, दूसरा चौधरी सरवर साहब भी इलेक्ट होके आए थे, तो एक ज़ईम कादिर साहब ने बल्कि आपको भी मुझे भी मैसेज किया कि वो उनके पास तो नंबर नहीं था, वो इलेक्ट हो गए, तो वो ज़मीर की आवाज थी। ये गलत है? नहीं, वो ज़मीर की आवाज ही थी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है जी।
ये 2018 में एक तो आए थे, जब 2018 में सेनेट का इलेक्शन हुआ है तो पीटीआई की उस वक्त जो कुल स्ट्रेंथ थी जो प्रोविंशियल असेंबली में थी 2013 के इलेक्शन के नतीजे में वो कोई आई थिंक 37 या 38 थी, और उसी स्ट्रेंथ से 37 या 38 की स्ट्रेंथ से तकरीबन एक मिनिमम जो था, अगर आपको सब नंबर 1 आपको रैंक करते हैं ना वोट्स में, सेनेट की वोटिंग में इस तरह होता है, तो अगर आपको नंबर 1 रैंक मिले जनरल सीट पे जिस पे वो आए, तो तकरीबन शरह जो थी वो 38 या 39 वोटों की थी, जो कि पीटीआई के पास तकरीबन थे। हुआ ये कि जनरल सीट्स पे, और फिर जिन पार्टीज के पास बहुत ज्यादा एमपीएस होते हैं, जिस तरह पीएमएलएन उस वक्त तो सारी असेंबली उनकी थी सूबाई, तो वो फिर ये करते हैं कि क्योंकि अपने 6-7 सेनेटर्स को या 5 को कामयाब करवाना होता है, तो वो फिर ग्रुप्स में बांटते हैं अपने एमपीएस को कि जी आपने इसको देना है नंबर 1 वोट, आपने उसको देना है, आपने उसको देना है, आपने उसको देना है। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि हर उम्मीदवार जो है वो उस लेवल पे चला जाए 38 पे। अब हुआ ये कि पीएमएलएन क्योंकि अपने वोट्स को स्प्लिट कर रही थी, जिसमें मुसद्दिक साहब भी शामिल, ठीक हो गया वो सही। हाँ, हुआ ये कि मुख्तसर ये कि चौधरी सरवर साहब के को 42 या 43 वोट आ गए, जो कि किसी और उम्मीदवार के वोटों से ज्यादा थे। वो 38 पे उन्होंने इलेक्ट हो जाना था, लेकिन जब उनके 42 आए तो सवाल यही उठा कि जी वो 4-5 वोट जो एक्स्ट्रा थे वो कहां से, वो ज़मीर की आवाज थी। और मैं समझता हूँ नहीं वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो 4 वोट आते या ना आते उन्होंने फिर भी विन कर जाना। सही बात है, लेकिन तो फिर एक्स्ट्रा आ गए और वो ज़मीर की आवाज, चौधरी साहब देखिए ज़मीर की आवाज का बड़ा किरदार मैं अर्ज करता हूँ, नहीं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी और ओपन टीवी में और लाइव ऑन एयर कह रहा हूं, मैं खुद जब सेनेट का उम्मीदवार बना था तो आपके कॉलीग एक दूसरे चैनल के मुबशर लुकमान साहब उन्होंने मुझे बताया कि सेनेट की वोटों, कहते हैं यार देखें यार आपको मैं बता दूं कि चौधरी सरवर साहब मेरे साथ कैंपेन करने निकले तो 2-3 एमपीएस जिनको मैं जानता था उन्होंने सिर्फ चाय की प्याली पे आमादा हो गए वोट देने के लिए, क्योंकि वो समझते थे कि चौधरी साहब वाज अ गुड, ही वाज अ गुड, और ये था उस प्रोविंशियल असेंबली की टर्म तकरीबन खत्म हो गई। अच्छा अब ये तो मैं ये सिर्फ अर्ज कर रहा हूं उसमें कोई करप्ट प्रैक्टिस देखे ना, करप्ट प्रैक्टिस और खरीदो फरोख्त नहीं हुई। अच्छा लोगों ने, और देखें पीटीआई के लिए खरीदो फरोख्त नहीं होती, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए होती है। जब आप किसी अपने इतने बड़े ऐवान में, पंजाब वाले ऐवान में किसी दूसरे रैंक पे भी किसी को दे देते हैं, तो वो दूसरे रैंक के वोट्स को जब काउंट करके आते हैं तो उनको एक्स्ट्रा वोट्स कुछ मिल गए थे। अच्छा अब ये देखिए ना, और अभी तो बहुत सी और बातें हैं बहुत सारी बातें, लेकिन चाचा साहब बाकी पार्टी इस पे लागू क्यों नहीं होता? ये जो ज़मीर की आवाज सिर्फ पीटीआई पे क्यों लागू होता है? अभी जरदाई साहब ने भी प्याली में था क्या जी? हाँ, लेकिन मुसद्दिक साहब एक जरदाई साहब ने भी कुछ दिन पहले कुछ बात की बड़ी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि अपनी स्ट्रेटेजी मैं इनको बना रहा हूं, अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर वो मेरी मान लें तो बहुत जबरदस्त। क्या वो एक सेनेट इलेक्शन के अंदर भी कुछ सेनेट के अंदर मुश्तरका उम्मीदवार और उसके ऊपर ज्यादा मेजोरिटी की तरफ? मुझे अंदाजा नहीं है अच्छा जरदारी साहब की हिकमत अमली का कि वक्त से पहले मैं बताऊं कि उन्होंने क्या किया, लेकिन एक बात तय है कि मुखालफिन भी मानते हैं कि जरदारी साहब जिसे शऊर और तदब्बर से काम लेते हैं, इनके बस की बात नहीं है उस बात पर पहुंचना। चौधरी सरवर करे तो थू लेकिन तो फिर सब ठीक है ना, फिर सब अच्छे हैं। लेकिन मैं अभी ये दरवेश आदमी है, दानिश्वरों की औलाद है, खुद भी दानिश्वर है, और इनकी हर बात ठीक नहीं होती। अल्फाज मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूं कि 4 वोट बलूचिस्तान में, 4 वोट बलूचिस्तान में कुछ और है, 4 वोट पंजाब में कुछ और है, मतलब कुछ और है। ऐसे नहीं होगा वली साहब, ऐसे नहीं होगा। आप ऐसे बीच में बात करेंगे, मैं आपका हया करूं और आप बोलते चले जाएं और अपनी दानिश्वरी दिखाते चले जाएं, मुझे आपके लिए इज्जत है, लेकिन उसको मौका दो। मैं अभी कह रहा था बात करूंगा, पहले मैंने अभी आपके टीवी पे देखा है कि आसिफ साहब की जमानत मंजूर हो गई जी। मैं अपने दिल की मुस्तकिल जमानत, ये हक की फतह है, ये सच्चाई की फतह है, ये झूठ की शिकस्त है, ये मसनूई इल्जामात की शिकस्त है। तो मैं आसिफ, हमारे यहाँ वैसे लोग शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं कि, और आजकल के सिनेरियो में तो हमारा अमल बताएगा कि हमारे मतलब जितने भी शकूक शुबहात किए गए वो गलत थे। हर दौर में हमारे लिए कहा गया कि ये यूं कर रहे हैं, वक्त ने साबित किया नहीं, लड़ी हम रहे हैं अपोजिशन बनकर, हम तो पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम नहीं डरते हैं। जब जो हमारे बीमार कमजोर बुजुर्ग लीडर जेलों से नहीं डरते, हमारे बच्चे नहीं डरते, पीपल्स पार्टी क्यों डरेगी? हम किसी में भी नहीं है। मैं तो आपको उनको, मैं अपने लीडर को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ, और ये सच्चाई की तो इसलिए जरदाई साहब के पास कोई जादूगरी है आपके ख्याल में? मैं ब्रेक पे आ जाऊं, ब्रेक के बाद फिर आ जाऊं आपके पास। हाँ। जादूगरी को तजुब से ना देखें, नहीं, ये पूरी हुकूमत जादूगरी पे चल रही है। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। चांडियो साहब की मुराद जादूगरी जो एक उर्दू का लफ्ज है उससे है। ब्रेक के बाद हम जरूर ब्रेक
के बाद हम जरूर बात करेंगे कि अपोजिशन क्या जादूगरी करेगी कि ये हुकूमत को रुखसत करे। कल अहम फैसले होने हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। चांडियो साहब, कल आपका अहम इजलास है, कोई फैसला करेंगे या इसी तरह डिवाइडेड अपोजिशन रहेगी? मेरे ख्याल में तो फैसला उनके होते हैं, उनकी कारकर्दगी बेहतर है, जो वो प्रोग्राम तय करते हैं उस पर अमल दरामद खूब हो रहा है। आपने कल कन्विंस करना है कि अभी आने वाले दिनों में हैदराबाद में जलसा है, वो जलसा भी आप देखेंगे। पूरा शहर मेरा खूबसूरत हो गया है, पूरा शहर सजा, क्योंकि चेयरमैन आ रहे हैं हमारे, बिलावल साहब जा रहे हैं। ऐसा तो होना है। इनको खौफ काहे का है जब हम हैं ही नहीं, हम खत्म हो चुके हैं। आप आ गए हो जी बड़े देवता, तो फिर आप डर क्यों रहे, किस बात से डर रहे? कल आपने इन हाउस चेंज के लिए नंबर्स देने, पीएमएलएन को मुतमिन करना है। जो काम जिनका है इंशाल्लाह वो करेंगे और वो मायूस नहीं करेंगे। अच्छा, हमें अपने कायद पर भरोसा है, बिलावल साहब पर। मुसद्दिक साहब, मैं एक आपको कहता हूँ जुमला, अभी आप बार बार कह रहे थे ये हुकूमत इत्तफाक राय, वो किसी कानून की बात। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हुकूमत इत्तफाक राय की माना ही नहीं समझती, ना वो कभी हामी है। इत्तफाक राय में इनको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आप तब्दील करना इंतजार पैदा करके अपनी बात करवाना चाहते। इत्तफाक राय से मुकद्दर, इनके मुकद्दर में नहीं है। मुसद्दिक साहब, आपको कल पीपल्स पार्टी मुतमिन नहीं कर पाएगी तो फिर इस्तीफों के ऑप्शन पे गौर हो सकता है? ये जी, हर पार्टी जो है वो अपना नुक्ता नजर पेश करेगी, और हमारा नुक्ता नजर अभी तक तो यही रहा है कि हम इस्तीफे देना चाहते हैं और इस्तीफे देंगे। तो हम उसके मेरिट्स पेश करेंगे, और इन हाउस चेंज के मेरिट्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी पेश करेगी, और दीगर जमातें जो हैं वो भी अपना नुक्ता नजर देंगी। अभी तक हमारी कामयाबी ये है कि हम यकसुई के साथ, अगर हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और पर्सपेक्टिव हों भी, तो एक दूसरे की बात सुन के, एक दूसरे की बात मान के, अच्छा, जी बड़ा करके इकट्ठे चल रहे हैं। तो और कल आपको किसी बड़े फैसले की सेंटर साहब आपको तवक्को है कल के, अगर अदम एतमाद या उसके ऊपर? जी, मेरे ख्याल में कुछ सेनेटर साहब सामने आएगी, ठीक, बिलखसूस ये अदम एतमाद के हवाले, अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च की तारीख आ सकती है। ये जब शुरू हुए थे सितंबर में, अच्छा, बड़े अहदाफ लेके, बड़े टारगेट्स लेके, बड़ी प्रायोरिटीज लेके हुए थे, और वो सब अभी कोई ये कशमकश आपस में ही जारी है कि लॉन्ग मार्च करना है, इस्तीफे देने हैं, या वो अदम एतमाद लाना है। मैं टाइम थोड़ा, मैं मजीद नहीं बोलूंगा। अच्छा, मैं दिन के, मेरी कोशिश होती है रोज 4 एक अखबार पढ़ लूं। अब आज ये कल की बड़ी मीटिंग से एक दिन पहले क्या